शुरू से ही मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, काफ़ी एवरेज था। घर में एक पढ़ाई का माहौल मिला तो सर टाइम को सर कैसे एक फ्रेमिंग करके चलना होता है सर, बेसिकली वो टाइम टेबल आपने क्या फॉलो किया? उस प्रोसेस में जब मैं आराम से बैठ के पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये टाइम एक्चुअली में बहुत प्रोडक्टिव है, तो मैं हर वक्त इस फेज़ में रहता ही था। अगर प्रिपरेशन मोड में ऑलवेज 24/7 नहीं है, तो बड़ा सिलेक्टिव यहाँ पे बुक्स कुछ निकाले आपने वहाँ से जो कि एस्पिरेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद हो, तो थोड़ा सा आप दिखाएं तो और बताएं कि कौन कौन सा बुक सर। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिया और 3 क्वेश्चन में देखा कि बीपीएससी क्या जानना चाह रही है। सर जैसे कि आपने याद करने की सर एक बात सर वो कहा सर, याद बहुत लोगों को नहीं होता है इस डेटा वगैरह, तो सर उसके लिए क्या करते थे? हेल्थ केयर को अलग अलग, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ऐसे करके मैंने एक बना दिया। थैंक यू आपका, आपने क्वेश्चन पूछा और मैं ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स को भी, एस्पिरेंट्स को, मैंने बहुत लिमिटेड करें पर मूर्ख ने कर लिया क्योंकि उसको पता नहीं था ये असंभव है। अब जरूर दुख होता है लेकिन आप इसको अपने स्ट्राइड में लीजिए। आप ये नहीं जो हम परीक्षा दे रहे हैं, फॉर्म भर दिए और जाके परीक्षा दिए, नहीं हुआ इजी स्टाइल में, इजी स्टाइल में ही नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो सफल रूप से कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ विकास कुमार सर हैं। 67 बीपीएससी का जो फाइनल रिजल्ट है उसमें सर का 43 रैंक के साथ बिहार प्रशासनिक सेवा के पोस्ट पर सर का चयन हुआ है। तो सर से हम जानेंगे कि सर का जर्नी कैसा रहा है, क्या सोर्स ऑफ मोटिवेशन रहा है, सर ने किस तरीके से प्रिपरेशन करा है, सर का स्ट्रेटेजी क्या था, किस टाइप का कंटेंट, किस टाइप का बुक लिस्ट, और जो भी मतलब एक प्रिपरेशन में जो भी चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है एक एस्पिरेंट को जब प्रिपरेशन के दौर में होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे सर से। आप लोग 69th मेंस में सर के द्वारा क्या टिप्स होने वाले हैं, उसके अलावा 70th जो बीपीएससी प्रीलिम्स होने वाला है, क्योंकि पैटर्न अब बदल चुका है कहीं ना कहीं, क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी भी अब हार्ड हो रहा है, तो उस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक आप लोगों के लिए बहुत ही वेल वीडियो होने वाला है। तो इस चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सर, वीडियो को लाइक कीजिए सर। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स सर, कैसा फील हो रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप किसी चीज़ के तरफ मेहनत करते हैं और रिज़ल्ट उसमें अच्छा सकारात्मक मिलता है तो काफ़ी खुशी होती है। सर थोड़ा अपने बारे में बताएं सर आप। जी, मेरा नाम विकास कुमार है। ये मेरा बीपीएससी में सेकंड अटेम्प्ट था। इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग प्रिंटिंग एंड मीडिया टेक्नोलॉजी में की है और उसके बाद मैं वहीं बेंगलोर में काम करता था। कोरोना के दौरान मैं पटना आया और उसी वक्त मैं सोच रहा था कि यहाँ पे रह के कुछ अच्छा किया जा सकता है और संयोगवश उसी क्रम में मुझे ये एग्ज़ाम देने का मौका सर मिला। जो है कि जब फाइनल सर पीडीएफ आया था तो सर उसमें कि अपना नाम ढूंढ रहे होंगे सर, और बिहार प्रशासनिक सेवा में सर नाम देखना सर कितना सुखद अनुभूति और किस टाइप का सर मोमेंट तक कैसे एंजॉय किया आपने? जी, बहुत अच्छा लगता है। जैसा मैंने बताया आपको कि सबसे पहला बात ये था कि मैं बहुत दिन से इसके लिए प्रयास में था और जब रिज़ल्ट आया तो पहली बार में तो विश्वास नहीं होता है, लेकिन अच्छा लगता है कि आपने जो भी स्ट्रगल किया है, जो मेहनत किया है, उसका आपको एक प्रोडक्टिव रिज़ल्ट एट द एंड मिलता है। जब तो आप सेटिस्फाइड होते हैं कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि इतनी दिन की जो तपस्या थी आपकी वो सफल हुई। सर पढ़ाई लिखाई में कैसे थे, मतलब कि बीपीएससी वगैरह निकालने के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज निकालने के लिए कहा जाता है एक बड़ा ब्राइट होना ज़रूरी है लाइफ में, तो कैसा रहा था आपका बेसिकली परफॉर्मेंस वगैरह एकेडमिक में? नहीं, मैं समझता हूँ मैं काफ़ी एवरेज स्टूडेंट था। शुरू से ही मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, काफ़ी एवरेज था। घर में एक पढ़ाई का माहौल मिला तो पिताजी से गाइडेंस शुरू से ही मिलता था, तो हमेशा मुझे जो स्कूल में कराया जाता था तो वो मैं काम करता था। लेकिन मैं अपने आप को कभी मतलब बहुत ऐसा अबव एवरेज नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ एवरेज हूँ। भगवान की कृपा हुई, भगवती का आशीर्वाद है कि मेरा सिलेक्शन। मैं आपको बता दूं कि इनके जो पिताजी हैं वो भी बीपीएससी में इंटरव्यू दिए हैं 3 बार उन्होंने इंटरव्यू दिया, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो सर अब थोड़ी सर हम जर्नी की बात करेंगे कि बात करी जाए कि सर बड़ा सर मैनेजमेंट करना पड़ता है सर टाइम को, सर प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी मतलब कि एकदम वरना हार्ड कंपटीशन होता है, तो सर टाइम यहाँ वहाँ बहुत सर स्पेंड हो जाते हैं, तो सर टाइम को सर कैसे एक फ्रेमिंग करके चलना होता है सर, बेसिकली वो टाइम टेबल आपने क्या फॉलो किया, यहीं पे आप बैठ के सर प्रिपरेशन करते थे, यहीं पर क्या बनता है, बड़ा सिलेक्टिव सर आपका स्टडी भी किया आपने। सर टाइम टेबल के बारे में थोड़ा बताइए, सुबह से लेकर शाम तक किस तरीके से प्रिपरेशन होती थी? देखिए, वैसे तो मैं अगर एक्चुअली जब मैं पढ़ाई करता था तो मैं टाइम नहीं देखता था। मेरा मानना था जो पहला शिफ्ट की पढ़ाई होती है उसमें सबसे ज़्यादा आप एनर्जी होता है आप में,
तो अगर आप कभी भी आप जब भी उठते हो, मैं मॉर्निंग में क्योंकि इनको स्कूल भेजना होता था तो मैं रेयांस को, तो मैं सवेरे उठ जाता था। तो मैं 6:30 में जब उठता था तो मैं ये टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर रहा था। मैं 6:30 to 11:30 ट्राई करता था कि मैं एक जगह बैठूं, क्योंकि पहले मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाई करता था। लेकिन जब मैंने देखा उस प्रोसेस में, जब मैं आराम से बैठ के पढ़ने लगा तो मुझे लगा कि ये टाइम एक्चुअली में बहुत प्रोडक्टिव है। ये जो मॉर्निंग के 4-5 घंटे में पहले से यूटिलाइज़ कर लेता हूँ। और दूसरी बात, जब आप किसी प्रोसेस में आते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं तो उसमें आपको अच्छा लगने लगता है। तो उसके बाद जो मेरा लाइफस्टाइल था वो प्रिपरेशन के अराउंड ही घूमता था। कभी मैंने अपना कोई दिन प्रिपरेशन के अलावा नहीं और अपने खर्चे नहीं किया। मेरा मतलब हर चीज़ मेरा वीडियो देखना यूट्यूब पे, वो प्रिपरेशन कुछ रिसेंट टॉपिक है तो उसको समझने में, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री को आजकल इंटरनेट पे मैंने जैसे मैंने बताया था आपको, एडिटेरिया चैनल है या खान सर है, ये लोग बहुत सरल शब्दों में बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक सबको समझा देते हैं। जी। तो मैं हर वक्त इस फेज में रहता ही था। अगर प्रिपरेशन मोड में ऑलवेज 24/7 क्योंकि मैं जब पढ़ाई नहीं कर रहा होता था तो मैं समझता था कि यूट्यूब पे वैसे भी वीडियो देखना अच्छा ही लगता था। तो एज ए क्यूरियोसिटी भी मैं उस चीज़ को समझने के लिए जो भी ऑनलाइन टीचर्स थे तो वो सब टॉपिक में देखता था। तो मैं टेक्स्ट बुक से पर से नहीं पढ़ता था हर वक्त, लेकिन टेक्स्ट बुक के बाद भी जो मेरा टाइम गुजरता था वो प्रिपरेशन के ही इर्द गिर्द घूम के। सर आप प्रीलिम्स की अपनी स्ट्रेटेजी बताएं, प्रीलिम्स में अपना क्या फॉलो किया था, क्या बुक लिस्ट रखा था, और सर बदलते पैटर्न में सर किस तरीके से एस्पिरेंट सर प्रिपरेशन करें? देखिए, मैं कहूँगा सबसे पहले तो प्रीलिम्स में मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं था। तो मैं स्टूडेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप ज़्यादा सोर्स के पीछे ना जाएं। आप बहुत सारी किताबें हैं, आप कोई भी एक किताब चुन लें और अपनी एक उसमें एक स्केड्यूल बना के उसमें इस टॉपिक के लिए मैं ये किताब पढ़ रहा हूँ, और उसके बाद उसको चेंज ना करें। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि वो इस बुक से पढ़ रहे हैं। अब देखिए होता क्या है, आप कोई भी किताब कितनी भी अच्छे तरह से पढ़ लें, वहाँ क्वेश्चंस ऐसे कुछ होंगे, 2-4 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको नहीं, लेकिन उसको आप अपना एप्टीट्यूड यूज करके स्मार्ट गेसिंग जो कुछ आपने पढ़ा है अपने ही किताब से, उस चीज़ को पढ़ के आप उसको यूटिलाइज करके आप सारे ऑप्शंस हटा के वहाँ उस आंसर तक पहुँच सकते हैं। कोई भी किताब हमें 100% क्वेश्चन सॉल्व करने की गारंटी नहीं देती है, और हर आदमी से पॉसिबल नहीं है कि वो सारी किताब पढ़े। लेकिन आप जो भी किताब पढ़ें, ये ज़रूर आप मेक श्योर करें कि उस किताब को आप अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि अगर उस किताब से कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको आप एग्ज़ाम में सॉल्व करके आ सकें। ओके सर, आपने यहाँ पे कुछ बुक्स रखा है। मैं जब आया तो आपसे रिक्वेस्ट किया कि आपको अपनी बुक्स बतानी है, तो आप बड़ा सिलेक्टिव यहाँ पे बुक्स कुछ निकाले आपने वहाँ से, जो कि एस्पिरेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद हो। तो थोड़ा सर आप दिखाएं कि और बताएं कि कौन कौन सा बुक सर आप मतलब प्रॉपरली सर आपने फॉलो किया। हाँ जी, मैंने वो बुक्स रखे हैं इसलिए यहाँ, क्योंकि मैं खुद जो बुक्स प्रेफर करता था अपने लिए मैंने वही रखा है। जैसे कि ये है एडिटेरिया का बिहार करेंट अफेयर्स। ये एक बहुत पतली सी बुक है, और इसमें बहुत सारे, देखिए जैसे मैंने उस टाइम यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है कुछ, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली का वो जो उसके बाहर उद्घाटन हुआ था हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस क्रम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में लिख दिया है। जी, क्योंकि उस टाइम ये तो उससे रिलेटेड लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने क्वेश्चंस जो कि पूछ सकते हैं वो मैंने बना लिया। और जैसे फटाफट 100 है, कहाँ साइलो गोदाम खुला, या कुछ बिहार स्पेसिफिक, इसमें बहुत अच्छा से तो मैंने ये सब मैं कर लेता था। जी, एडिटोरिया सर एक हो गया। हाँ, और एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, ये बुक मैंने प्रीलिम्स के लिए बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इसमें उसको मैंने मेंस के लिए भी यूज़ किया। अच्छा, मेरा मानना था कि जब मैंने, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस थे कुछ जैसे कि हेल्थ से रिलेटेड, तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, आपको एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030, टीबी को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य 2025। अपने आंसर में डाला जी, इसको मैंने जब मुझसे पूछा गया कि वहाँ पे हेल्थ में बिहार बहुत नीचे है, तो हमारे कार्यक्रम क्या क्या हैं सरकार के, तो मैंने ये मेंशन किया। मैंने देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, ये ऐप
कौन सा है, तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो स्वास्थ्य विभाग का अनमोल ऐप है। मैंने इसको मेंशन किया कि हमारी गवर्नमेंट ट्राई कर रही है ई गवर्नेंस के थ्रू ऐप लॉन्च कर रही है, जिससे आपको फ्री कंसल्टेशन या हेल्थ मॉनिटरिंग में, तो इसका यूज मैंने यूज किया जी, इसको मैंने अपने मेंस में भी यूज किया। जनरली इस बुक को लोग ऐसा पढ़ते हैं कि बस उसको पीटी के लिए, डेटा के लिए, लेकिन इसमें जो चीज़ है वो फैक्ट है, बिहार गवर्नमेंट का है। इस चीज़ को मैं समझते हुए इसका इंपॉर्टेंस, जैसे कि इसके आपको मैं आगे दिखाता हूँ, ये अलग है ये। उसके बाद लुसेंट अब है, लुसेंट सर अभी रिलेवेंट है, अभी चलेगा लुसेंट अब? देखिए लुसेंट बहुत अच्छे जी, जी मैं बताता हूँ। देखिए एक्चुअली क्या है, जो भी इस तैयारी के क्रम में है वो 1 साल 2 साल से जो भी, वो सबसे पहले ये बुक एटलीस्ट पढ़े रहते हैं एक बार, तो एक तरीका से ये एक फ्रेमवर्क है जो आपको तैयार कर देगा, क्योंकि बहुत कम समय में अगर आप इसको पॉइंट वाइज पढ़ लेते हैं तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो जाता है। उसके बाद आप ये बुक यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये क्या है, ये मैंने वन लाइनर द जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी है। ये एनसीईआरटी में जो भी प्रीलिम्स के लिए, हाँ प्रीलिम्स के लिए एनसीईआरटी में जो कुछ भी क्वेश्चन है, इसमें जो भी क्वेश्चन बन सकता है, जी, जो भी क्वेश्चन बन सकता है उसमें, जो एनसीईआरटी बेस्ड, अगर आप एनसीईआरटी नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी में बहुत ज़्यादा डेटा पूछते हैं, तो इसमें पूरा एनसीईआरटी पढ़ना कभी कभार स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने ये जस्ट एनसीईआरटी ये लिया है। उसके बाद लूसेंट, मैंने साइंस एंड टेक के लिए लूसेंट स्ट्रिक्टली फॉलो किया। जस्ट मैंने क्या, मेंस दोनों के लिए जी, साइंस एंड टेक। मेंस में मैंने प्रीलिम्स के लिए ये किया, और मेंस के लिए मैंने विजन के नोट्स, विजन का आईएएस वाला, हाँ, ये इतने बुक्स मैंने पीटी के लिए फॉलो। अच्छा सर, ये आपका नोट्स है। नोट्स सर आप किस तरीके से बनाते थे? आपका सर किस तरीके? देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने कुछ देखिए मैंने इस तरीके से बताया सर, थोड़ा और पास में दिखाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। हाँ देखिए, ये पॉवर्टी से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस हैं जो कि 47th में पूछे गए थे, 44th में पूछे गए थे और 63rd में पूछे गए थे। तो मैंने 3 क्वेश्चन लिख लिया और 3 क्वेश्चन में देखा कि बीपीएससी क्या जानना चाह रही है। ठीक है, तीनों क्वेश्चन आपने लिखा है यहाँ पे जी, और तीनों क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन किया और सिमिलरिटी देखा। हाँ, कि क्या बीपीएससी क्या पूछ रही है पॉवर्टी से रिलेटेड। अब जब मैंने यहाँ नोट्स बनाया तो ये सब एनसीईआरटी का नोट्स है जो मैंने इसमें थोड़ा लेंदी मैंने बनाया, लेकिन मैंने इससे मुझे इस सब्जेक्ट को समझने में आसानी हुई कि पुअर गरीबी एक्चुअली क्या कहते हैं और गरीबी के, पॉवर्टी के इंडिकेटर्स क्या हैं। जैसे कि आप देखिएगा, लेवल ऑफ इनकम, गरीब लोग का इनकम भी कम होता है, कंजम्पशन भी कम होता है, इलिटरेसी लेवल ज़्यादा रहता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर है, लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग है। ये सब मैंने ऐसे करके, सोशल एक्सक्लूजन पॉवर्टी का एक आउटकम है जो कि समाज में उनको ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं वो लोग, ये सब मैंने ऐसे नोट्स बनाए। उनका जो पॉवर्टी इन इंडिया अलग अलग का शेड्यूल कास्ट में क्या है ये मैंने, तो कॉजेज क्या हैं इसके, एक तरीका से मैंने एक क्यूमुलेटिव गवर्नमेंट की एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या हैं, ऐसे ऐसे करके मैंने सारा, आप देखिए ये गवर्नमेंट एक्शन इन रिमूविंग पॉवर्टी, मिनिस्ट्री कौन सी है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, स्कीम्स गवर्नमेंट की मनरेगा हो गई, कैंपेन जैसे वादा न तोड़ो जो बुक्स में थे वहाँ, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन, ऐसे ऐसे करके मैंने ये सारा नोट्स बनाए। ये गवर्नमेंट के स्ट्रेटेजिकली मतलब अपने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको जी मैंने मतलब मल्टी, जैसे कि यहाँ पे मैंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, एक्चुअली बहुत, क्योंकि जब मेंस लिखते हैं तो बहुत सारी बातें आपको याद नहीं होती है, तो 5 चीज़ आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 से 3 टाइम बहुत कम होता है, और इसमें से मैंने सारे पॉइंट्स 5 अच्छे बनाए, तो कोई भी 3 अगर मैं वहाँ पे लिखूंगा तो उसका ज़्यादा एक अच्छा सर, जैसे कि आपने याद करने की सर एक बात सर वो कहा, सर याद बहुत लोगों को नहीं होता है इस डेटा वगैरह, तो सर उसके लिए क्या करते थे आप? जैसे देखिए मेरे साथ एक मेरे बगल में थे, मेरे छोटे भाई ही जैसे थे, आलोक उनका नाम था, वो अभी रेलवे में काम करते हैं, उनका भी अभी सिलेक्शन हुआ था, तो मैं उनके साथ मैं बैठता था, और जो कुछ भी हम लोग को करंट में याद करना होता तो उस चीज़ को देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बजट जैसे कि मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद 2,37,652 बजट ये होगा जी, ये इस तरीके। तो ये डेटा आपको क्या है ना, उसको बार बार आपको ना रिकॉल करना होगा, बार बार रिवाइज करना होगा। तो ऐसे क्या होगा ना, अगर आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं ना उस चीज़ को, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं रहेगा, और जब एग्ज़ाम आए तो खासकर आप 2-3 दिन निकालिए डेटा स्पेसिफिक चीज़ को, और आप उसको बोलते जाइए कि बजट क्या है, पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, आप
एक बार जब आपको याद हो जाए तो आप वो छोड़ के एक बार लिख सकते हैं कि आपको कितने डेटा, बिहार का बजट कितना है। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ बनाया है एक HIWIAE करके, मैंने हेल्थ केयर को अलग अलग, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और एजुकेशन, ऐसे करके मैंने एक बना दिया और सबका मुझे याद था। तो अगर मुझे ये याद है तो बस पीटी में नहीं, मेंस में भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ कि सरकार ने 40,000 करोड़ लगभग एजुकेशन में खर्च किया, तो बार बार रिपीटिशन करके ही याद। ओके सर, अब थोड़ी करेंट अफेयर की सर बात करिए जाए कि मतलब करेंट अफेयर सर बड़ा ब्रॉड है, तो सर उसमें भी सर कितना पढ़े एस्पिरेंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए सर उसको कैसे कन्फाइन करे, कैसे फिल्टर आउट करे? देखिए करंट मैंने बहुत ही कन्फाइंड तरीके से पढ़ा है। मैं थैंक यू आपका, आपने ये क्वेश्चन पूछा और मैं ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनको, मैंने बहुत लिमिटेड करंट पढ़ा है। मैं उत्कर्ष चैनल में मैं गौरव सर का वीडियो देखता था, उनका 6 घंटे का वीडियो था, वो पूरा कंप्लीट 2022 का, उसमें उन्होंने जनवरी से दिसंबर, हाँ 6 घंटे का वीडियो। तो मैंने देखना शुरू किया पहले 1x पे, जब मैं क्वेश्चन सब जानने लगा तो उसको 2x पर मैं बार, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम थी करंट कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सारा मैगज़ीन, आप एडुटेरिया, मैंने एडुटेरिया पढ़ा था और बस मैंने एडुटेरिया मैगज़ीन अच्छे से पढ़ी थी, लेकिन बहुत सारा डेटा होता है तो आपको कहीं ना कहीं एक सोर्स पे डिपेंडेंट होना होगा। तो मैंने लास्ट में एडुटेरिया भी जो याद था मुझे याद था, उसके बाद मैंने गौरव सर का जो वीडियो था वो देखा था, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, मैंने बस उतना ही फॉलो किया। सर अप्स एंड डाउन्स को सर कैसे टैकल किया, मतलब कि जैसे कि आपका सर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था, डीमोटिवेशन को सर कैसे हैंडल किया था? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने 2 बार सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का एग्ज़ाम दिया। अच्छा। दोनों बार मेरा प्री में हुआ, मेंस में हुआ और इंटर फिजिकल नहीं हुआ। अच्छा। और जब मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट है, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था बीपीएससी का, इससे पहले मैंने इसलिए अच्छे से पढ़ के वो नहीं दिया क्योंकि मेरी तैयारी थी, बस करंट करना था, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये समझता था कि बीपीएससी मुझसे नहीं होता। लास्ट ईयर की बात है, जब मेरा दूसरी बार दरोगा में फिजिकल नहीं हुआ तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, अब मेरे पास डू और डाई वाली सिचुएशन थी। तब मैंने फाइनली बीपीएससी को सोच लिया कि बीपीएससी तो अब करना ही है। और इंग्लिश में कहावत है, मैं बोलना चाहूँगा कि द फूल डिड इट बिकॉज ही डिडंट नो इट वाज इम्पॉसिबल। मूर्ख ने कर लिया क्योंकि उसको पता नहीं था ये असंभव है। तो मैं सोचता हूँ मेरे जीवन में ये चरितार्थ होता है कि जब मेरा नहीं हुआ तो उस वक्त जब मैंने तैयारी शुरू की ऑनेस्टली, तो मैं सिलेक्शन के लिए ही पढ़ रहा था। मेरे पास कोई और अटेम्प्ट के लिए नहीं मैं पढ़ रहा था, कुछ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था जिस अभी तक मैंने बीपीएससी सोचा ही नहीं था। इसके अलावा मुझे बस ये मौका था मेरे पास और ये मुझे करना ही था। इसके अलावा मुझे पूरे प्रिपरेशन में कभी भी सेकंड थॉट आया ही नहीं। मैं बस, और मैं कभी भी ये बात मैं बोलूँगा कि मैं कभी भी कनेक्ट नहीं हो पाता था। जब मेरा फेलियर भी होता था तो मैं उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होता था क्योंकि मैं जीत के भी बहुत कनेक्टेड नहीं हो पाता। रिजल्ट मेरा मानना है कि मेरा काम नहीं है, मेरा काम है प्रिपरेशन करना। मैं रोज़ अपना काम करता था, जो भी मुझे पढ़ना है वो पढ़ता था और इंटरेस्ट लेके पढ़ता था। अगर पढ़ने का मन नहीं हुआ तो यूट्यूब पे कुछ वीडियो देख लिए, कुछ आसानी से कुछ नया। लेकिन एक चीज़ था हमेशा कि ये था कि कुछ सीखना है, कुछ जो जानते नहीं है वो जानना है। और ओके सर, अपनी साइड से सर कुछ ऐड करना चाहेंगे, मतलब एस्पिरेंट को अपनी तरफ से कुछ टिप्स, कोई ऐसा चीज़ बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए मैं बस बोलना चाहूँगा, खासकर उन एस्पिरेंट्स को बोलना चाहूँगा जो कि 1 नंबर 2 नंबर 4 मार्क्स के लिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। उन लोगों के लिए खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी स्ट्रेटेजी की ज़रूरत नहीं है। लकली आपका नाम उस मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाया। आप अगर इस बार नहीं आया तो अगली बार आएगा। आपको कोई भी ज़रूर दुख होता है, लेकिन आप इसको अपने स्ट्राइड में लीजिए। आपने मेहनत की, संयोगवश आपका नाम नहीं हुआ, आप फिर से उठिए, फिर से मेहनत कीजिए और यकीन मानिए अपने आप पे अगर भरोसा करके आप तैयारी कीजिएगा तो सफलता आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच सर कि अपन बहुत ही प्रोसेस समय दिया और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इससे बेहतर स्ट्रेटेजी आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। सर ने बहुत डेप्थ में, बहुत डिटेल में बताया और मोटिवेशन की बातें, इंस्पिरेशन की बात, तो होप सो कि वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सर के चैनल से बोलिएगा सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब सर के पिताजी से बात करेंगे क्योंकि वो भी बीपीएससी के 3 बार इंटरव्यू दिए हैं और अभी गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो अपनी ज़िंदगी से आप लोगों को क्या सीख देना चाहते हैं। अंकल जी, कैसा आपको लग रहा है, कैसा फील हो रहा है?
आपका बेटा जो है कि बिहार प्रशासनिक सेवा में सेलेक्ट हो गए हैं तो इससे आनंद की कोई बात ही नहीं है। इससे ज़्यादा क्या आनंद होगा। कोई जैसे आपको मैंने बताया था जो 3 बार हम भी जी, जी। बीपीएससी, तो वो कसक हमारे पीछे ही रह गई थी जी। जो हमसे नहीं हो सका। कम से कम हमारे बेटा इसको सफलतापूर्वक, तो आज वो उसको धनुष तोड़ा गया, तो इससे ज़्यादा प्रसन्नता। आप की उम्र बहुत है, बहुत एक्सपीरियंस है, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, बीपीएससी के 3 बार इंटरव्यू भी दिए हैं। हाँ। अपनी पूरी जिंदगी के अब तक की सीख में आप सब इनके सब बेटा, मेरे सब बेटा और बेटियां जो भी देख रहे हैं वीडियो को, उनको क्या आप टिप्स, क्या सीख देना चाहेंगे? हमारे जिंदगी के? हम यही अपने बेटा को भी कहते थे, जो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है, करने की बात है। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो कोई भी चीज़ सरल लगता है। अगर आप अपने तन्मयता से उस पर पूर्ण रूपेण डिवोटी हो जाइए, ऐसा लगे जो इसके अलावा हमको और कोई काम ही नहीं है निकालना है, तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट, हम तो यही देखे जहाँ तक था, हम लोग बैकग्राउंड मान लीजिए, हम लोग गांव से बाबूबड़ी गांव के थे, ये कमीशन क्या होता है ये भी नहीं पता था। एजी ऑफिस में ऑडिटर का जो हमारा निकला, तो हम लोग ये सोचते थे जो बिहार के हैं, उस लेवल में अंग्रेजी हमारा ऑल इंडिया का है, अंग्रेजी हम लोगों से नहीं होगा, नहीं होता जी। लेकिन पहला बैच हम लोग थे स्टाफ सिलेक्शन के और सफल हुए। तो उसके बाद बीपीएससी के लिए तैयारी किए, तो तीन बार बीपीएससी क्वालिफाई किए, लेकिन फाइनली नहीं आ सके। इसके रूप पूर्ण रूपेण डिवोशन, ये नहीं जो हम परीक्षा दे रहे हैं, फॉर्म भर दिए और जाके परीक्षा दिए, नहीं हुआ इजी स्टाइल में, इजी स्टाइल में ही नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो सफल रूप से कीजिए, आप निश्चित रूप से सफल होइएगा। आंटी जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे? पढ़ता था, मेहनत करते इसके तो बहुत। साथ, हाँ, हम रहते थे, हाँ, माँ बाबू मेरा रहता था। हाँ। तो वही देखते थे कि जब भी मेरा नींद खुलता था तो इसको जगे हुए देखते थे, अरे सो जाओ तब ना, फिर सुबह उठोगे। इसके बहाने इसको स्कूल पहुंचाना इसी का ड्यूटी था। 5 साढ़े 5 बजे सनमाइकल जाना है, बस पकड़ना है। तो सुबह में उठते थे? हाँ, उठ के अपना चला जाता था, पहुंचा के फिर 5 मिनट में आया, अब चाय बना दो मम्मी, आज चाय बना के रहता था, लड़का सब बना दिया, अपना फिर बैठ जाता जी। तो देखिए, मतलब कि वो सुखद अनुभूति एक माँ बाप के चेहरे पर कैसी होती है, वो यही लोग फील कर रहे हैं। है आप भी अच्छा काम करेंगे, निश्चित रूप कोई भी बच्चा माँ और ईमानदारी पिताजी से का यदि पेरेंट्स का करेगा नाम तो- करेंगे तो आपके भी चेहरे, आपके पेरेंट्स के भी चेहरे पे हाँ, हाँ। ऐसे ही सुखद अनुभूति। तो मेहनत कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए।